नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम 9th और 11th क्लास की जो ज्योग्राफी थी उसके कंपैरिजन करके उसको हम बिल्कुल अच्छे से डीपली से पढ़ रहे थे दोस्तों। और लगभग 3 या 4 दिन के बाद जो है आज हमारी ये नई क्लास आई है। तो इस क्लास को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना दोस्तों। और हम आगे आने वाले टाइम में जो है आप लोगों के लिए हम कुछ बेहतर ही सोच रहे थे, इसीलिए इस वीडियो में जो है थोड़ी देरी हुई है दोस्तों। ठीक है, अभी हम हमारा जो अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट होगा कि आप लोगों से बिल्कुल लाइव रूबरू हुआ जाए। लाइव हम आपसे मिलेंगे और उसके साथ साथ में जो है आपको मैं बिल्कुल अच्छे से अलग अलग टॉपिक लेके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम था या जो हमारा लेसन था वो था संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमने जो है इसका पहला जो टॉपिक था, जो पहला जो इसका लेसन था या जो पहला जो इसका पार्ट था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बारे में थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, इसके बारे में आप लोगों को पता है कि एक तो हमने संरचना के बारे में पढ़ना है और दूसरा भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। संरचना के बारे में आप लोगों को पता ही है दोस्तों। इसके संरचना के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रायद्वीपीय खंड, इसको 3 संरचना के आधार पर इसको जो है अलग अलग हमने डिवाइड किया था। और उसके साथ भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर मैंने आपको बताया था कि इसके अलग अलग खंडों के बारे में, कि जो है अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया था हिमालय पर्वत के बारे में सबसे पहले, कि भू आकृतिक खंडों के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह। प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली दोस्तों। उसके साथ ही हमने पहला जिसका पार्ट है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके बारे में प्यारे दोस्तों हमने हिमालय पर्वत को कवर कर लिया था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने हिमालय पर्वत जो है उसको कवर कर लिया था बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे दोस्तों हमारे उत्तरी मैदानों के बारे में। उत्तरी भारत का मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास की ज्योग्राफी में, हालांकि आपने ये पढ़ा था। आज की इस क्लास, ये जो क्लास है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास इसमें में आप बिल्कुल डीपली पढ़ोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी भारत का मैदान दोस्तों। उत्तरी भारत के मैदान के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो उत्तरी भारत के मैदान के बारे में बताया गया है कि उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत के तुरंत बाद का जो मैदान आता है, ये वाला जो मैदान आता है प्यारे दोस्तों, ये हमारा है उत्तरी भारत का मैदान, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे लगभग एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि संसाधन स्वरूप, या हम ये बोल सकते हैं कि सभी संसाधन ही यहाँ पे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जैसे यहाँ पे पानी है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैदान है, या हम बोल सकते हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं जो अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लाती हैं, जो गाद मिट्टी लाती हैं, इससे इस क्षेत्र का विकास हुआ है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस मैदान के पूर्व से पश्चिम लंबाई, जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई बताई है 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई बताई है यहाँ पे 3200। और इसकी औसत चौड़ाई जो बताई गई प्यारे दोस्तों, औसत चौड़ाई के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर है दोस्तों चौड़ाई। और लंबाई के बारे में अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम की, तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी, 3200 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें जो बताया गया है वो आगे प्यारे दोस्तों बताया गया है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी। उत्तर से दक्षिण दिशा में 3 भागों में बांटा गया है हमारे उत्तरी मैदान को।
प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये सारी की सारी बातें कंसेप्चुअल हैं और कंसेप्चुअल आप लोगों ने अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। और एक बार अगर आप लोग नोट्स अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको कहीं पर भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये जो यूट्यूब जो आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एक आईएएस की भी तैयारी कर सकते हो। मेरा जो ये मानना है, एक आईएएस की भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड है। तो हम यहाँ पे बात करें उत्तरी भारत के मैदान के बारे में, तो इसके आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो उत्तरी भारत का मैदान मैंने लंबाई बताई है पूर्व से पश्चिम की 3200 किलोमीटर, और अगर हम यहाँ पे बात करें चौड़ाई 150 है, लगभग 300 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण के बारे में अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई व जलोढ़ मैदान। 3 भाग है दोस्तों, भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान। अगर आप वैसे बिना एनसीईआरटी इसको पढ़ते हो, ये जो शब्द हैं भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान, तो आप थोड़े पजल हो जाते हो और इसके बारे में सोचते हो। और जैसे कई बच्चे बिल्कुल डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक या दो वर्ड जब उसके सामने ऐसा आता है कि वो उसके ऊपर से जाता है, तो वो बच्चा सोचता है कि भाई उसको साइड में रख देता है उस किताब को। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक एक बात बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। भाबर, तराई, जलोढ़ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इन तीनों की डेफिनेशन है आगे, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर के बारे में। तो भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। 8 से 10 किलोमीटर दोस्तों, कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। देखो दोस्तों, मैंने हिमालय बताया था ना आप लोगों को। हिमालय में मैंने आपको सबसे पहले बताया था महान हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा हमारा कौन सा था? शिवालिक। जो शिवालिक हिमालय है ना, जो सबसे नीचे वाला जो हिमालय है, जो कि सबसे नवीनतम हिमालय है, ये जो हिमालय है, इस हिमालय के बिल्कुल साथ साथ लगती हुई 8 से इसके साथ साथ लगती हुई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की जो पट्टी है, उस पट्टी को हम ये बोल सकते हैं कि इसके समांतर जो फैली जो पट्टी है उसको हम भाबर बोल सकते हैं दोस्तों। भाबर, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों के बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे यहाँ पे बड़े बड़े सैल या गुलाशम जमा कर देती हैं और कभी कभी समय इसी में लुप्त हो जाती हैं। जैसे ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद ये जो भाबर वाला जो एरिया है ना, 8 से 10 किलोमीटर वाला प्यारे दोस्तों, 8 से 10 किलोमीटर वाला ये जो एरिया है ना प्यारे दोस्तों, ये जो एरिया है, यहाँ पे नदियाँ अपनी गाद मिट्टी इकट्ठी कर लेती हैं और कई बार इतनी गाद मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि ये खुद जो है वहाँ पे स्वयं जो है वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो नदियाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन गया कि नदियाँ किस क्षेत्र में विलुप्त होती हैं? उत्तरी मैदानों के किस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं? तो उत्तरी मैदानों के भाबर वाले क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भाबर जो क्षेत्र है वो ध्यान रखना शिवालिक हिमालय के समांतर है, 8 से 10 किलोमीटर जो है चौड़ाई वाला एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। उसके बाद आगे जो बताया गया प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे बताया गया है कि भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। अब ये था शिवालिक के पास था भाबर, और भाबर के बिल्कुल यहाँ पे समांतर बिल्कुल जिसके नीचे है वो है प्यारे दोस्तों, इसके दक्षिण में जो है वो है प्यारे दोस्तों तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र है भाबर से नीचे और ये 10 से 20 किलोमीटर लंबा लगभग इसकी चौड़ाई है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया प्यारे दोस्तों कि उत्तरी भारत के कौन से मैदानों में नदियाँ विलुप्त होती हैं? तो भाबर में विलुप्त होती हैं। कौन से भाग में निकलती हैं? तो निकलती हैं प्यारे दोस्तों तराई क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा गाद मिट्टी होती है? तो भाबर में गाद मिट्टी होती है और इसी कारण यहाँ पे जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, तराई वाला क्षेत्र में नदियाँ वापस निकल आती हैं। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ इसी धरातल पर प्रकट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताया गया है? उसके बाद आगे जो बताया गया, तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण भांगर व खादर कहलाते हैं। अब प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया है भाबर, उसके बाद तराई और उसके बाद आते हैं हमारे जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ जो मैदान है ना दोस्तों, जलोढ़ जो मैदान है वो 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो यहाँ पे बताया गया है बांगर और दूसरा खादर। ठीक है, पुराने
जो जलोढ़ मैदान है वो है बांगर, और नए जो दोस्तों हैं वो हैं खादर। तो खादर और बांगर जो है वो जलोढ़ मैदान है, ठीक है। तो उत्तरी जो भारत के जो मैदान है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई और जलोढ़ दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद इस जलोढ़ मैदान के बारे में जो बताया गया है, क्योंकि ये भाबर और तराई तो मैंने आपको बता दिया, इसकी जो विशेषता है वो भी मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी जो विशेषता यहाँ पे जो हमारा जलोढ़ है इसके बारे में बताया गया है कि इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दनी व निक्षेपण स्थाकृतियाँ जैसे बालू, रोधिका, विषर्प, गोखुर, झीलें तथा गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो नदी बहेगी ना, यहाँ पे जो नदी बहेगी वो प्रौढ़ अवस्था में होगी दोस्तों, ध्यान रखना, प्रौढ़ अवस्था। और यहाँ पे ये नदी विषर्प के रूप में बहेगी, विषर्प का मतलब सांप के रूप में, ठीक है। गोखुर झीलें यहाँ पे बनेंगी। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा गाद मिट्टी, तो सबसे ज़्यादा गाद मिट्टी भाबर में। कहाँ पे नदियाँ निकलती हैं? नदियाँ निकलती हैं दोस्तों तराई में। कहाँ पे? गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब ये होता है जैसे कोई नदी बहती है इस प्रकार, तो इस प्रकार ये बहती है एक सांप की तरह, तो विसर्प है। अब जैसे पानी आज यहाँ से आ रहा है तो कल दोस्तों मान लो यहाँ से आता है। अब जैसे ही पानी पहले यहाँ से आता था, अब यहाँ से आता है, तो यहाँ पे कुछ पानी जमा हो जाता है और ये जो झील बनेगी, ये झील बनेगी गोखुर झील दोस्तों, गोखुर झील, ठीक है। ये झील कौन सी बनेगी? ये झील बनेगी गोखुर झील। तो गोखुर झीलें उत्तरी भारत के मैदानों में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पे? जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विषाओं के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा, ध्यान रखना, सुंदरवन डेल्टा कौन से क्षेत्र में आता है? तो सुंदरवन डेल्टा जो आता है वो हमारे प्यारे दोस्तों कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये हमारा आता है जलोढ़ मैदानों में, ठीक है। उसके बाद सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तट से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। 50 से 100 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, 50 से 100 मीटर समुद्र से ज़्यादा ऊंचाई है किसकी? सुंदरवन डेल्टा की। उसके बाद हरियाणा व दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CGL CPO में, CDS में प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आया है, बार बार ये क्वेश्चन देखा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से जो है आपने तैयार करना है। सिंधु नदी आप लोगों ने ध्यान रखना, सिंधु नदी, और एक है हमारी दोस्तों गंगा नदी। ये है हमारी सिंधु नदी और ये है हमारी दोस्तों गंगा नदी, और इन दोनों के बीच में जल विभाजक जो है, जल विभाजक राज्य सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक क्षेत्र हरियाणा व दिल्ली है दोस्तों, हरियाणा व दिल्ली। हरियाणा व दिल्ली जो है तो प्यारे दोस्तों सिंधु गंगा के बीच में जल विभाजक क्षेत्र है या जल विभाजक राज्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दोस्तों, उत्तर और पूर्व, पूर्व ये है दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इस प्रकार बहती है दोस्तों, ठीक है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण में की ओर 90% मुड़ जाती है। ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो बांग्लादेश जाते समय 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से मोड़ बनाती है? धुबरी, सदिया से धुबरी पट्टी, सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य देश के ऊपर NW2 स्थित है दोस्तों, नेशनल वाटरवे संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से लेकर बांग्लादेश में जाते समय ये नदी 90%, यहाँ ये नदी 90 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानों के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तरी मैदानों को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तरी मैदानों को जो है यहाँ पे अलग अलग जो है 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया, भाबर, उसके बाद तराई और उसके बाद जलोढ़ मैदान, ठीक है। भाबर, तराई व जलोढ़ मैदान। होगी यहाँ तक बात क्लियर प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है? हमारा दक्षिण भारत है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप लोगों को पता है दोस्तों, पठार व पर्वत में अंतर क्या है? मैंने 2-3 क्लासों में आपको बार बार बताया है। पर्वत होते हैं जिनकी ऊंची चोटियाँ होती हैं और पठार होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल मेज की तरह समतल होते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारा ये है दोस्तों, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे है प्रायद्वीपीय पठार,
नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, इस प्रकार का दोस्तों। ठीक है, तिकोना इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तिकोना जो एक प्रकार से जो क्षेत्र है या तिकोना आकृति वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार का है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर, 600 से दोस्तों कितनी है 900, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है, मीटर है दोस्तों ऊंचाई है हमारे प्रायद्वीपीय पठार की। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली जो विस्तार है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में इलायची जो कार्डामम पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल अच्छे से आप जो है बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लें दोस्तों। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, उत्तर पश्चिम में दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक जो कि अरावली वाला क्षेत्र है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में दोस्तों राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ व दक्षिण में इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करते हैं। उत्तर पूर्व में शिल्लोंग, उत्तर पूर्व में दोस्तों शिलोंग, कार्बी एंगलोंग भी इसी भूखंड का विस्तार है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 9th क्लास में। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और शिथिल भूभागों में से एक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर भारत का सबसे प्राचीन पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन पठार दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ठीक है, सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है। इसका परिणाम यह है कि यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा भी से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के नाम बताएं और बंगाल की खाड़ी वह जो कि उसमें गिरती हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि सामान्य तौर पर ऊंचाई, प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों। अगर हम अपने प्यारे भारत के बारे में बात करें तो अपना जो प्यारा भारत है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दर्शा देता हूँ। अपना जो प्यारा भारत है दोस्तों इस प्रकार की आकृति का है। ठीक है, ये केवल समझने के लिए है। तो इसमें बताया गया है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि ये प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है, तो पश्चिम की ओर ज़्यादा है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारी कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, यहाँ पे हमारी जो है गोदावरी नदी है, यहाँ पे हमारी जो है दोस्तों दामोदर नदी है। तो इस प्रकार ये नदियाँ जैसे यहाँ से निकलती हैं तो इनका बहाव तेज होता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। तो जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो अपने साथ गाद मिट्टी लाती हैं, और गाद मिट्टी लाने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो ऊंचाई जो है यहाँ पे ये जमा हो जाती है, या इनकी जो ऊंचाई जो है इसी कारण, इसके बहाव के कारण ही कम हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भूस्थान निजमन भ्रंश व विभंग निर्माण प्रक्रिया में अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। जैसे भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार भूकंपीय हलचलें होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमा भ्रंश क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा भ्रंश क्षेत्र है, ऐसी कौन सी भ्रंश घाटी है, ऐसा कौन सा भ्रंश क्षेत्र है भारत का जहाँ पे बार बार भूकंप आता है? तो भीमा भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट, रिफ्ट क्षेत्र। जैसे नदियाँ जो हैं वो बिल्कुल जो जो नदियाँ जो हैं वो हम ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं, मतलब ये बोल सकते हैं हम, जो एक प्रकार से मिट्टी को काट करके बहती है, मिट्टी को काट करके जो मिट्टी के अंदर जो बहती है ना, ज़मीन को काट करके जो जिस प्रकार बहती है, तो उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं दोस्तों। तो भीमा भ्रंश जो है वो ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार भूकंपीय हलचलें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, या प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच के अनुसार जो है 3 भागों में, ये
प्रायद्वीप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अलग अलग ऊंचाई के आधार पर, इसके अलग अलग स्थानों के आधार पर दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग व उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें अपने भारत के बारे में, तो दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग व उत्तर पूर्वी पठार। तो सबसे पहले दक्कन के पठार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में? दक्कन का पठार के बारे में। तो दक्कन के पठार के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो दक्कन के पठार के बारे में बताया गया कि इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई व इलायची, कार्डामम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे व अवरित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी 2695 मीटर है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें दक्कन के पठार के बारे में, तो प्यारे दोस्तों, दक्कन के पठार के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि दक्कन का पठार यहाँ पे तो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे बताया गया है कि तो सतपुड़ा की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ये तीनों के तीनों दक्कन के पठार में आते हैं। उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा दक्कन का पठार है प्यारे दोस्तों। उत्तर से दक्षिण तक इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नाईमुडी, लगभग 2695 मीटर। अन्नाईमुडी दोस्तों, अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी दोस्तों दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। जो कि कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है। जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे यहाँ पे बात करें तो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, तो पूर्वी घाट अवरित नहीं है। ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पश्चिमी क्षेत्र से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से ये नदियाँ निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बताया गया है पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा पूर्वी घाट है और जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा है पूर्वी घाट। पश्चिमी व पूर्वी घाट दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं मध्य उच्च भूभाग के बारे में। तो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार का क्षेत्र है ये। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अरावली पर्वत, और यहाँ पे अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत से नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, ये हमारा है दक्कन का पठार, और इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना प्यारे दोस्तों, ये हमारे इस तरफ जो लगता हुआ गुजरात राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इससे लगता हुआ ये वाला जो क्षेत्र है वो है दोस्तों कौन सा? ये वाला हमारा क्षेत्र मध्य उच्च भूभाग। ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई थी लगभग दोस्तों 1500 मीटर। इसकी ऊंचाई दोस्तों 600 से 900 मीटर। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा में, दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों का उत्कृष्ट उदाहरण है जो काफ़ी हद तक अपरदित है। इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। जैसे अरावली के बारे में बात करें तो इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग का विस्तार, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग का विस्तार जैसलमेर तक, जहाँ अनुधेय रेत के टिब्बे चापाकार रेत के टिब्बों से ढके हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे संगमरमर, स्लेट व नाइस उपस्थित इसके प्रमाण है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो बताया गया, यहाँ पे कुछ जो प्रमुख नदी है इसके बारे में बताया गया है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल व कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास, संबल एकमात्र सहायक नदी है। पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। राजमहल की पहाड़ियाँ दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियाँ। मध्य जो उच्च भूभाग है, यहाँ पे प्रमुख नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ बहती हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ यहीं पर बहती हैं दोस्तों। और जो हमारा दूसरा जो था, जैसे जो हमने सबसे पहला वाला पूछा दक्कन का पठार, उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी थी, और यमुना की सहायक नदियाँ यहाँ पे बहते हैं। कहाँ पे? मध्य उच्चावच या मध्य उच्च भूभाग।
उसके बाद इसके बारे में जो बताया गया है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार ये इसका तीसरा भाग है। उत्तर पूर्वी पठार के बारे में जो बताया गया है प्यारे दोस्तों, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है कि वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों व मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो दक्षिण भारत में अगर हम यहाँ पे बात करें प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। सबसे पहले दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार वाला ये क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र था, मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र। अब ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, तो उत्तर पूर्वी पठार के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे हिमालय पर्वत, या जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये जो हिमालय पर्वत है और यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार की जो हमारी इंडियन प्लेट है जैसे यहाँ पे मिलती है, तो इसी क्षेत्र में है उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बताया गया है कि जैसे गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये यहीं पे हैं दोस्तों। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये यहीं पे हैं और यह खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कोयला, लोहा, चूना, ठीक है, यूरेनियम, खनिज पदार्थों का यहाँ पे प्रमुख भंडार है। क्योंकि प्रमुख भंडार उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र आता है, उड़ीसा झारखंड मेघालय वाला जो क्षेत्र है ये सारा का सारा कवर करता है हमारा कौन से क्षेत्र को, उत्तर पूर्वी पठार को। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द आएगी दोस्तों और इसमें भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। अगली वीडियो में हम बिल्कुल जल्दी से उपस्थित होंगे और एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बहुत ही एक बिल्कुल शानदार तरीके से, और हम जल्दी ही उपस्थित होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, साथ में अगर PDF चाहिए तो जीके विद हितेश सर के साथ जो है आप टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हो, या हम ये बोल सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। तो नमस्कार दोस्तों।